नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुंबई और औरंगाबाद को कई विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का किया वितरण। मुंबई में 3 मेट्रो लाइनों की रखी आधारशिला। मेक इन इंडिया के तहत पहले मेट्रो कोच का भी किया शुभारंभ। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से दोबारा संपर्क के किए जा रहे हैं प्रयास। इसरो प्रमुख के सिवन ने चंद्रयान 2 मिशन को बताया 95% सफल। कहा, अनोखा और बेहद पेचीदा था अभियान। गगनयान सहित इसरो के सभी मिशन तय समय पर पूरा करने की कही बात। चंद्रमा को छूने की इच्छा शक्ति और संकल्प हुआ और मजबूत। बेंगलुरु के इसरो सेंटर में वैज्ञानिकों से संवाद में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की इसरो वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता की सराहना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, लैंडर से संपर्क टूटा है, हौसला और विश्वास नहीं। पेलोड के साथ अपने मिशन में जुटा ऑर्बिटर। जम्मू कश्मीर में 230 पाकिस्तानी आतंकियों का चला पता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, ज्यादातर कश्मीरी अनुच्छेद 370 के हटने से खुश। अधिक से अधिक अवसर, भविष्य, आर्थिक प्रगति और रोजगार के अवसरों को देख रही है कश्मीर की जनता। और सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत संरचना परियोजनाओं का खाका तैयार करने के लिए कार्यबल का किया गठन। आर्थिक मामलों के सचिव की अगुवाई में काम करेगा कार्यबल। मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू की जा सकने वाली तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहारिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की करेगा पहचान। और खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। साथ ही उज्ज्वला योजना के 8वें करोड़ की लाभार्थी आयशा शेख रफीक को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प लिया था, वो लक्ष्य 7 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इसके साथ ही देश के अनेक इलाकों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम भी तेजी से चल रहा है। 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प हमने लिया था, वो आज इस मंच पर इन लाखों बहनों की हाजिरी में सिद्ध हुआ है। सिर्फ सिद्ध ही नहीं हुआ, बल्कि तय समय से 7 महीने पहले ही लक्ष्य को हमने पा लिया है। चुनाव के दरमियान जब भी मैं आपके बीच आया था, तो इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही थी। मुझे संतोष है कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही ये काम पूरा हो गया। वहीं विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां अनेक बड़ी कंपनियां काम करना शुरू कर चुकी हैं और आने वाले दिनों में यहां के लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। औरंगाबाद नया स्मार्ट सिटी तो बन ही रहा है, देश की औद्योगिक गतिविधियों का भी बड़ा सेंटर होने वाला है।
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी एक अहम हिस्सा है। अनेक बड़ी कंपनियां यहां काम करना शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में और कंपनियां भी यहां आएगी। ये कंपनियां यहां के लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने वाली है। औरंगाबाद से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आज 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने मुंबई में 42 किलोमीटर 3 मेट्रो लाइनों की आधारशिला रखी, साथ ही अत्याधुनिक मेट्रो भवन की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम तो देंगी ही और यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तब हमें अपने शहरों को भी 21वीं सदी की दुनिया के मुताबिक बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ सरकार अगले 5 साल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। बीते 5 वर्षों में आमची मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। यहां फडणवीस जी की सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र के एक एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है, ये मैं भली भांति जानता हूं। आज जब देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तब हमें अपने शहरों को भी 21वीं सदी की दुनिया के मुताबिक बनाना ही होगा। मोबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो या फिर सेफ्टी, हर लिहाज से एक बेहतर व्यवस्था हमें तैयार करनी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार अगले 5 साल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस राशि का बहुत बड़ा लाभ मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के तमाम शहरों को भी होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री बनडोंगरी मेट्रो स्टेशन कांदिवली पूर्व का उद्घाटन उन्होंने किया। साथ ही मुंबई मेट्रो में सफर भी पीएम ने किया। प्रधानमंत्री ने देश के अत्याधुनिक मेट्रो कोच का भी लोकार्पण किया। ये मेक इन इंडिया के तहत पहला मेट्रो कोच है। प्रधानमंत्री ने मुंबई के पार्ले में लोकमान्य सेवा संघ का भी दौरा किया और गणपति बप्पा के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस साल लोकमान्य सेवा संघ के गणेशोत्सव का शताब्दी वर्ष भी है। उन्होंने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय समाज को मजबूत करने के लिए जिस परंपरा का विस्तार किया, आज उसकी गूंज देश विदेश में है। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का बीती रात भले ही इसरो से संपर्क टूट गया, लेकिन चंद्रयान 2 का 95% हिस्सा सही सलामत है। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि मून लैंडर विक्रम का भविष्य और उसकी स्थिति के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लैंडर से संपर्क करने का प्रयास जारी है। के सिवन ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन का सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा का सफलतापूर्वक चक्कर काट रहा है। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटर की अवधि केवल 1 साल नहीं है, उसमें इतनी ऊर्जा है कि ये 7.5 साल तक काम कर सकता है और चंद्रमा की तस्वीरें इसरो को भेज सकता है, जिससे उसकी स्थिति के बारे में पता चल सकता है। It is 90-95% of the technology demonstration already we have done. So in total, the Chandrayaan 2 mission, it is very close to 100% success. The lifetime was only 1 year.
But because we have the extra fuel right now is available in the orbiter, that at present that orbiter life is estimated as 7.5 years. And the science, whatever we are going to do, it is not only 1 year, it is going to be for 7.5 years. What the speciality of these 7.5 years for this science is, what I talked to us about that high resolution, the camera imaging, that is that the swath is small. So because of the long duration, that we will be able to completely cover the entire globe of the moon. The CARTO 3's mission, that is going to be there at the end of October. Then subsequently within a week time also we will be having the RISAT-2BR1 mission. Then we have that the flagship program, that is Gaganyaan project. It is we are working very seriously to get the first unmanned flight by end of 2020. And like that, we have many other projects. Our hands are full and we are extremely busy with those activities. So चंद्रयान 2 मिशन एक अत्यधिक जटिल मिशन था। इसरो ने ट्वीट कर चंद्रयान 2 अभियान के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी जानकारी दी है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा गया था। ये एक अनोखा मिशन था जिसका मकसद चंद्रमा के बाहरी क्षेत्र, सतह और सतह के नीचे सभी क्षेत्रों का अध्ययन करना था। इसरो के मुताबिक ऑर्बिटर को पहले से ही चंद्रमा के चारों ओर अपनी इच्छित कक्षा में रखा गया है। इसमें 8 अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया गया है। इससे ध्रुवीय क्षेत्रों में चंद्रमा के विकास, खनिजों और पानी के अणुओं की मैपिंग की हमारी समझ को समृद्ध ये करेगा। और इसरो ने ये भी बताया कि ऑर्बिटर में उच्चतम रिजोल्यूशन कैमरा है जो उच्च रिजोल्यूशन की छवियां प्रदान करेगा, जो वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए बेहद उपयोगी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के केंद्र में आज वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन भले ही हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा हो, देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे ऊर्जा और संकल्प में कमी नहीं आएगी। चंद्रमा को छूने की इच्छा शक्ति और संकल्प अब और मजबूत हुआ है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था, उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसरो ने कभी भी अपनी रुकावटों से हार नहीं मानी है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे इस मिशन के अगले प्रयास में भी और इसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है। हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखा कर जाता है।
कुछ नए आविष्कार नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करता है और इसी से हमारे आगे की सफलता तय होती है। ज्ञान का अगर सबसे बड़ा शिक्षक कोई है तो वो विज्ञान है। विज्ञान में विफलता नहीं होती, केवल प्रयोग और प्रयास होते हैं। हर प्रयोग, हर प्रयास ज्ञान के नए बीज बोकर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख करके जाता है और हमें अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। इस पूरे मिशन के दौरान देश अनेक बार आनंदित हुआ है, गर्व से भरा है। इस वक्त भी हमारा ऑर्बिटर पूरी शान से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद इसरो प्रमुख के सिवन भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में शिरकत की। 9वें ज्ञानोत्सव समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारतीय युवा ज्ञान विज्ञान से लेकर खेल के मैदान तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान समेत दूसरे जन अभियानों को सफल बनाने में युवाओं का अहम योगदान है। मैं चाहूँगा कि प्रचलित खेल भी एक दूसरे को सीखने और सिखाने के लिए प्रेरित करें। खेलों से दूरियां घटती हैं और अनुशासन की सीख भी मिलती है। इस देश को अनुशासन, अपनत्व, आत्मनियंत्रण और खेल भावना के गुणों से युक्त बेटे बेटियों की बहुत आवश्यकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प रखने वाले युवाओं की आवश्यकता है। सम्मेलन में शिरकत कर रहे मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई शिक्षा नीति के मसौदे की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि नई नीति के जरिए देश में आधुनिक शिक्षा के साथ सांस्कृतिक विरासत का भी समन्वय होगा। इसके अलावा युवा और खेल मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए खास नीति तैयार कर रही है। 33 सालों के बाद ये नई शिक्षा नीति आ रही है और वो नई शिक्षा नीति नीचे स्कूली शिक्षा से लेकर बच्चे के संस्कार से लेकर के उसके मूल्यों से लेकर के और राष्ट्रीय भावना से लेकर और उसके ज्ञान और विज्ञान, नई प्रौद्योगिकी, नया अनुसंधान से लेकर के पूरे विश्व रैंकिंग में वो प्रमुख तरीके से हमारी संस्थाएं आ सकें, ये सारी शिक्षा नीति का पूरा मसौदा है। जम्मू कश्मीर में 230 पाकिस्तानी आतंकियों का पता चला है जो जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश में लगे हैं। ये जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दी है। अजीत डोभाल ने कहा कि इन आतंकियों में से कुछ ने घुसपैठ की कोशिश की थी। इनमें से कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अजीत डोभाल ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के नेताओं पर देशद्रोह का केस दर्ज नहीं किया गया है। उन्हें एहतियात के तौर पर हिरासत में रखा गया है और जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक होते ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि अधिकांश कश्मीरी लोकधारा
370 के हटाए जाने के समर्थन में हैं। वो आर्थिक प्रगति, अपने उज्जवल भविष्य और रोजगार के अवसरों को देख रहे हैं। केवल कुछ शरारती तत्व ही इसका विरोध कर रहे हैं। अजीत डोभाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना के अत्याचार का कोई सवाल नहीं उठता। पुलिस और केंद्रीय बल व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। भारतीय सेना वहां आतंकियों से लड़ने के लिए है। जम्मू कश्मीर के 199 पुलिस स्टेशन एरिया में से केवल 10 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है, बाकी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आठ सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। साक्षरता को तवज्जो देने के लिए और छात्रों में आत्मविश्वास और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए रूम टू रीड, एक गैर सरकारी संगठन, अपनी रीडिंग कैंपेन में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जिसमें यह संगठन नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कहानियों की पुस्तकें मुहैया करा रहा है। गैर सरकारी संगठन रूम टू रीड के कैंपेन इंडिया गेट्स रीडिंग में 10 लाख के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं। ये संगठन अक्षय प्रतिष्ठान जैसे हर राज्य के स्कूलों में कहानियों की पुस्तकें मुहैया कराकर बच्चों को पढ़ने की ललक पैदा करने की कोशिश में जुटा है। इस कैंपेन में विशेष रूप से सभी छात्रों को हर एक कहानी नाट्य रूपांतरण में समझाई जाती है। तो हमारा मकसद ये है रीडाथॉन के थ्रू, क्योंकि हम लोग 10 स्टेट में कर रहे हैं और करीब इसमें 10 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उनकी मदद से हम ये कर रहे हैं ताकि बच्चों में ये पढ़ने की क्षमता डेवलप हो और उसमें जो पढ़ने की आदत हो वो उसमें आए। ये पुस्तकें छात्रों के स्तर के अनुसार 4 भाग हरे, लाल, नीले और पीले रंग से विभाजित की गई हैं। हरा मतलब जिसमें चित्र ज्यादा और लिखा हुआ कम हो, और सबसे ऊंचा स्तर पीला यानी चित्र कम और लिखा हुआ ज्यादा हो। टीचरों का कहना है कि आजकल बच्चे मोबाइल फोन में ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन इन पुस्तकों के आने के बाद से छात्रों को काफी फायदा हो रहा है। हर लेवल की सफिशिएंट बुक्स हैं, तो बच्चे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग बुक्स लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। उससे वो बहुत फ़ायदा है बच्चों को। उनमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, जो आजकल के बच्चे मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, ये रीडिंग में उनमें बहुत कमी आ गई है, लेकिन इस कैंपेन के थ्रू उनमें रीडिंग में डेवलपमेंट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस विश्व भर में हर साल 1966 से 8 सितंबर को मनाया जाता रहा है और इस बार 53वां विश्व साक्षरता दिवस है। पूरा विश्व व्यक्ति, समाज और समुदाय का ध्यान साक्षरता के महत्व की ओर दिलाने के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। शिक्षा आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग भी। शिक्षा एक इंसान के सतत विकास के लिए काफ़ी अहम है। हमारे समाज और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए एक बुनियाद भी। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारतीय निशानेबाजों ने रियो में हुए ISSF वर्ल्ड शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए में अपनी जगह बना ली है। शूटरों ने ओलंपिक गेम्स के लिए शूटिंग में 9 कोटा स्थान हासिल किया है। इससे खेल मंत्री के साथ खिलाड़ियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद जताई है कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जानकारों का कहना है कि छोटी उम्र में सही ट्रेनिंग की खिलाड़ियों को तरक्की का रास्ता दिखा रही है। The amount of medals and the honor they have brought for the country is commendable. I congratulate the entire members of the Indian shooting team. And we are going to send highest numbers of athletes in terms of participation in events in shooting for Tokyo 2020 Olympics. I'm very hopeful that the dedication, the determination and the hard work which our team, the athletes and the coaches and the entire shooting team are doing will bring medals for us in Olympics and other international events. The Indian shooting team, all the players, they are doing much better than before. And
giving a very good competition to all the countries, and that is like the performance of each player boosts the performance of the overall country as well. Like all the young children, they are motivated more to perform at a better level. हिंदुस्तान के तमाम खेलों को अगर इकट्ठा किया जाए, ओलंपिक स्पोर्ट्स को, नॉन ओलंपिक की बात नहीं, ओलंपिक स्पोर्ट्स को, और उसमें टोटल किया जाए कि किस स्पोर्ट से कितने मेडल आए हैं, किसी भी रंग के हो, तो तकरीबन हमारा 70-75-80% तो शूटिंग का है। हमारे 9 ओलंपिक कोटा है, 9 नंबर, उसमें से 3 छोड़कर बाकी सब जितने बच्चे हैं 18 साल की उम्र के नीचे हैं, फर्स्ट टाइमर्स होंगे। अब उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो मल्टीपल वर्ल्ड कप जीते हैं। सौरभ को देख लीजिए, सौरभ चौधरी को, जिस भी वर्ल्ड कप में उसने हिस्सा लिया है वो मेडल लेके आए हैं। हमारी मिक्स टीम्स देख लीजिए, एयर राइफल, एयर पिस्टल की, जिस भी वर्ल्ड कप में हमने हिस्सा लिया, या गोल्ड मिला या सिल्वर मिला। पिस्टल में केवल गोल्ड, राइफल में कुछ सिल्वर भी आया, एक ब्रॉन्ज भी आया, ऐसे करके मिक्स। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।